हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो अपने चैप्टर 2 यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 5th पार्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। वैसे क्या डिस्कस करने वाले आपने आज के लेक्चर में, तो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो सेकंड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। उसके सारे सम्स भी जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज जो है वो अपने थर्ड स्टेज, मतलब डिटेक्शन ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वो आज जो है वो अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको जो है वो एरर्स मिल रही है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो उस केस में एक बार के लिए बुक में जो है वो मैं रीड कर लेता हूं, फिर अच्छे से डिटेल में उसको समझते हैं कि इफ द एरर्स आर ट्रेस्ड आफ्टर फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स देन इट शुड बी रेक्टिफाइड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। अगर आपको जो है वो एरर्स मिल रही है आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए और उसके बाद आपको एरर मिल रही है, तो उस केस में द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सेम एज पास्ड इन सेकेंड स्टेज। तो जिस तरह से सेकेंड स्टेज में आपने जो है वो एंट्री पास की थी, एग्जैक्ट सेम ही जो है वो थर्ड स्टेज में भी पास होगी। लेकिन 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 यहां पे कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक्सेप्ट दैट इफ इन एनी एंट्री इनकम और एक्सपेंस अकाउंट इज इन्वॉल्व, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट इनकम और एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड। तो अभी तो क्या बोल दिया कि भाई वैसे तो आपने जो सेकंड स्टेज में एंट्री पास की थी, सेम टू सेम उसी तरह से यहां पे भी जो है वो आपकी एंट्री पास होगी। सिर्फ चेंज कहां पे है कि भी अगर कोई भी एंट्री में, कोई भी रेक्टिफाइड एंट्री में आपका इनकम या एक्सपेंस अकाउंट यूज हो रहा है, तो उस इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट को आप यूज नहीं करोगे। उसके बदले आपका एक नया अकाउंट आ जाएगा जिसका नाम है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर क्यों ऐसा करना है, उसका रीजन समझना। लेट से मेरे एक एरर जो है वो पिछले साल हो गई थी, और वो एरर क्या हुई थी, तो अब सही, पिछले साल जो है मेरी एरर हो गई थी। अगेन वापस अपनी पुरानी एरर को याद करते हैं कि फर्नीचर परचेज्ड was recorded in परचेज बुक। भाई आपने एक फर्नीचर परचेज किया था और उसको आपने जो है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो करेक्ट एंट्री तो क्या बननी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी। गलत एंट्री आपने क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो यहां पे बैंक अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट जो भी लिख दो, दोनों ही चलेगा। परचेज बुक में एंटर कर दिया इसलिए मतलब समझो ना कि क्रेडिटर अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया होगा, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं है क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट दोनों चीजें सही हो गई है। तो डेबिट आपको फर्नीचर को करना था, आपने जो है वो डेबिट कर दिया है परचेज को। अब समझना ये जो एरर है, यहां पे आपका लेट से साल जो है वो खत्म होता है 31 मार्च 2024, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में जो है वो आपकी एरर हुई थी, और इस पर्टिकुलर एरर में आपने जो परचेज को गलती से डेबिट कर दिया था, तो यहां का परचेज जो है वो क्या हो रहा था? ज्यादा दिख रहा था। तो यहां का परचेज जो है वो ज्यादा दिख रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब 2024-25 में आपको ये एरर मिली ही नहीं। सॉरी, 2023-24 में आपको ये एरर जो है वो मिली ही नहीं, क्योंकि अपना साल जो है वो 31/3/2024 को खत्म हो जाता है, और 2023-24 में आपको ये एरर मिली नहीं। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ कि जब साल खत्म होता है
तब सारे ही नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, ये सब कुछ जो है वो क्लोज हो जाते हैं। कुछ अकाउंट्स जो है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और पीएनएल अकाउंट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भी आपके कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। मतलब ये परचेज भी जो है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ होगा। तो सारी ही चीज, खर्चे, इनकम, सब कुछ जो है वो पहले जाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। फिर ट्रेडिंग पीएनएल का जो भी बैलेंस बचता है वो अल्टीमेटली चला जाता है किस में, कैपिटल अकाउंट में। और इस तरह से सारे ही नॉमिनल अकाउंट्स आपके क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मुझे सिंपल चीज बताओ, आप जो है वो रेक्टिफाइड एंट्री इस ईयर पास कर रहे हो, कौन से साल में? 24-25 में। नेक्स्ट ईयर अगर आप रेक्टिफाइड एंट्री पास कर रहे हो, आपने रेक्टिफाइड एंट्री पास की क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर आपकी असेट है, असेट साइड दिख जाएगी, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस साल मतलब 2024-25 में अगर परचेज को क्रेडिट कर दे रहे हो तो मुझे सिंपल एक चीज बताओ, करंट ईयर का मतलब 24-25 का जो आपका परचेज है वो कम दिखेगा। जो एक्चुअल परचेज दिखना चाहिए था वो नहीं दिखेगा, क्योंकि पिछले साल का आपका परचेज जो गलत डेबिट हुआ था उसको आप करंट ईयर में क्रेडिट कर रहे हो, तो करंट ईयर का परचेज जो है वो कम दिखेगा। और परचेज ऐसा तो है नहीं कि भी आप सालों साल तक कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, वो तो पिछले साल रिकॉर्ड किया था, पिछले साल क्लोज हो गया, अल्टीमेटली कहां पे चला गया? कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो अगर आप करंट ईयर के परचेज को जो है वो आप क्रेडिट कर रहे हो तो करंट ईयर का परचेज गलत दिखेगा। करंट ईयर का परचेज गलत दिखेगा तो करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो भी गलत दिखेगा। इससे यूजर्स पे इफेक्ट पड़ता है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या चाहिए कि भी तुम लोग सही इंफॉर्मेशन दो, सही प्रॉफिट बताओ। अब तुम पिछले साल की एरर्स जो है वो करंट ईयर के नेट प्रॉफिट नेट लॉस में अगर एडजस्ट कर रहे हो तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट नेट लॉस गलत दिखेगा ना भाई। इसलिए ही जो है वो हमें क्या करना पड़ता है समझना, अगर हम सब पिछले साल की एरर्स जो है वो करंट ईयर में सॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में कोई भी अगर इनकम अकाउंट, कोई भी अगर एक्सपेंस अकाउंट यूज हो रहा है तो उस इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के बदले अपने एक नया अकाउंट यूज कर लेते हैं जिसको अपने नाम देते हैं क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अभी के लिए मैं जब रेक्टिफाइड एंट्री पास कर रहा हूं तब जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंस आएंगे सब के लिए मैं जो है वो इसी अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। इसी अकाउंट को जो है वो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। अगर इनकम है तो इस अकाउंट को डेबिट, इस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अगर एक्सपेंस है तो इस अकाउंट को डेबिट करूंगा। इससे होगा क्या समझना, अल्टीमेटली सारे ही पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंसेस को आपने एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कौन से? पीएनएल एडजस्टमेंट में। अब पीएनएल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस बचेगा वो अल्टीमेटली कहां पे जाएगा? तो पीएनएल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस बचेगा उसको आप जो है वो ट्रांसफर कर दोगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। तो अल्टीमेटली सारा ही इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो भी नेट बैलेंस आपका आया वो कहां गया? तो सारा ही नेट बैलेंस गया आपका कैपिटल अकाउंट में। भाई पिछले साल भी आपके जो भी एक्सपेंसेस, इनकम थे वो सब कुछ आपने ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर किए। ट्रेडिंग पीएनएल से सारे इनकम एक्सपेंसेस कहां पे ट्रांसफर हुए? कैपिटल में गए। तो अल्टीमेटली सारे ही इनकम एंड एक्सपेंसेस का इफेक्ट जो है वो कहां पे जाने देना है? हमें कैपिटल में जाना देना है। तो अगर पिछले साल की एरर्स आप करंट ईयर में सॉल्व कर रहे हो तो पहले आपने पीएनएल एडजस्टमेंट में डाल दिया, फिर पीएनएल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस बचा उसको आपने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो अल्टीमेटली इनकम एंड एक्सपेंसेस कहां पे गए? कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, जाने भी कहां चाहिए थे? कैपिटल अकाउंट में। तो इसलिए जो है अब अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं तो वापस मैं यहां पे आपको ले चलता हूं कि अगर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है
तो वैसे तो पूरी एंट्री जो है वो सेकंड स्टेज के हिसाब से ही होगी, लेकिन एक्सेप्ट अगर कोई भी एंट्री में इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड। और उसके नीचे क्या लिखा गया है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? एकदम सिंपल है। सेकंड स्टेज जैसे ही एंट्रीज करनी है, बस इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को यूज नहीं करना है, उसके बदले आपको जो है वो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज। यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी है। तो द टोटल टू परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। भाई परचेज आपने 100 रुपए से कम बताया है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने सिर्फ टू कैश अकाउंट किया और परचेज को डेबिट ही नहीं किया। तो अब तीनों ही स्टेजेस के हिसाब से अगर हम इसकी एंट्री देखें तो ये वन साइडेड एरर है। तो फर्स्ट स्टेज में तो इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए थी? इसमें स्टेटमेंट आएगा। डेबिट साइड की पोस्टिंग में गड़बड़ी है, तो स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा किससे? टू से। टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ बाय ₹100। अगर यही चीज सेकंड स्टेज में मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या यूज कर लूंगा? सस्पेंस अकाउंट। अब अगर यही एंट्री मेरे को थर्ड स्टेज में सॉल्व करनी है तो परचेज अकाउंट यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगा। सस्पेंस अकाउंट तो जो क्रेडिट हो रहा था वो तो क्रेडिट ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक और एंट्री देख लेते हैं। रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वेर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट ₹1250। भाई रिपेयर आपने किया था तो रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन अच्छा, करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री कर क्या दी है? बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया है, कैश अकाउंट को तो क्रेडिट ही किया है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब अगर मैं इसकी तीनों ही स्टेजेस के हिसाब से रेक्टिफाइड एंट्री पास करूं तो यहां पे रिपेयर्स अकाउंट आपका जो है वो डेबिट होगा, और ये जो बिल्डिंग अकाउंट गलत डेबिट हो गया था उसको आप यहां पे क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज के हिसाब से वही सेम एंट्री, क्योंकि डबल साइडेड एरर है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा सेकंड स्टेज में। तो अगेन यहां पे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। थर्ड स्टेज में इसका चेंज क्या आएगा? रिपेयर जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसलिए उसको हम यूज नहीं करेंगे। यहां पे क्या यूज कर लेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहां पे क्रेडिट क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग तो असेट है, हमें तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस को रिप्लेस करना है पीएनएल एडजस्टमेंट से। क्लियर? ठीक है, तो अब जो है वो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमारा पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, 13 भी हो गया था, ये सारे सेकंड स्टेज के सम है। अब जो है वो अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, और क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो है वो आरटीपी मई 2020 का सम है। अब एक चीज ध्यान से और सुन लो, क्वेश्चन में कभी भी आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं गया होगा कि भाई आपको थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये एंट्री जो है वो, ये रेक्टिफाइड एंट्रीज मुझे थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करनी है। सर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ के? तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसे वर्ड्स आए कि भाई एरर्स वेयर फाउंड इन नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर क्लोज्ड, ये सारी ही निशानी है कि भाई आपको थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आप अगर थर्ड स्टेज के सारे ही क्वेश्चंस देखोगे तो इधर कैसे पता चलेगा कि आफ्टर इट्स बुक्स वेयर क्लोज्ड, मतलब क्या? थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर और क्वेश्चंस देखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर्स वेयर फाउंड, मतलब थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना है। और आगे चले तो यहां पे भी लिखा गया है क्या? नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये भी नेक्स्ट ईयर फाइंड आउट हुई एंट्री। अगेन यहां पे अगर और आगे चले तो मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई, अब नेक्स्ट ईयर में आपको एरर्स मिल रही है। और आगे अगर अपने चले तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वेर डिस्कवर्ड, तो ये भी नेक्स्ट मतलब थर्ड स्टेज के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। और आगे चलते, सारे देख ही लेते एक बार के लिए, चलो ये तो तीनों स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो द फॉलोइंग एरर्स वेर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली, बुक्स ऑफ अकाउंट वेर क्लोज्ड,
अगर ये सारी चीजें लिखी हुई मिले आपको क्वेश्चन में, मतलब आपको जो है वो आपका सॉल्यूशन सॉल्व करना है एज पर थर्ड स्टेज। क्लियर, सिंपल, ठीक है। चलो आ जाते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या बोल रहा है? The following mistakes were located in the books of concern after its books were closed। ठीक है, बुक्स क्लोज्ड हो चुकी थी और एंड सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड इन ऑर्डर टू गेट ट्रायल बैलेंस एग्रीड। पिछले साल उनका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो रहा था, तो उसके बदले उन्होंने जो है वो क्या किया है, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ 7 एरर्स दी गई है। यहाँ पे बोला क्या गया है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट का कितना अमाउंट है तो वो हमें एंट्रीज पास करके ही पता चलेगा, एंड हमें जो है वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो है वो पास करनी है, तो कर लेते। ठीक है, फॉर्मेट भी बना लेते एक बार के लिए, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹1000। भाई सेल्स आपने जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा बता दिया था। अच्छा, डेटर्स भी ज्यादा बताया था, ऐसा क्या बोला गया है? नहीं, मतलब ये वन साइडेड एरर है। अच्छा, सेल्स ज्यादा बता दिया था तो अब सेल्स को कम करना पड़ेगा। सेल्स मतलब इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, अगर उसको घटाना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। बट क्या मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख सकता हूँ क्या? ना, ये जो है वो आपको थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट वर्ड यूज नहीं करूंगा। इसके बदले मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹1000, तो सेल्स को कम करना है, लेकिन अकाउंट यूज करेंगे क्या? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट के लिए कुछ भी नहीं है तो अपने क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट आपका आ जाएगा 1000। क्लियर? फिर सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे? सेल ऑफ ₹5000 टू X वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ Y। भाई अगर सेल्स करते हो X को, एंट्री बनती है X अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन आपने जो है वो X को डेबिट नहीं किया है, Y को डेबिट कर दिया। तो जिसको गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट करो, और जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी? X अकाउंट डेबिट टू मिस्टर Y अकाउंट, और अमाउंट आपका है 5000। ठीक है, उसके बाद थर्ड, जनरल एक्सपेंस ₹180 वॉज पोस्टेड इन द जनरल लेजर एज ₹810। देखो मैंने 3 टाइप के लेजर्स पिछले लेक्चर में ही एंड में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, तो वापस लेजर में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको लेजर का कंसेप्ट नहीं पता है तो आगे वाला लेक्चर देखो, इसके आगे वाला ही एंड में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, एक्सपेंस को आपने जनरल लेजर में जो है वो 180 के जगह पे पोस्ट कर दिया 810 रुपए, मतलब खर्चा ज्यादा बता दिया। तो खर्चा अगर ज्यादा बता दिया है तो खर्चे को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो खर्चे को कम करने के लिए हमें जो है वो खर्चे को क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन खर्चा एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए अपने खर्चे का नाम नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम क्या लिखेंगे? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो फिर उसके बदले अपने क्या यूज कर लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और डिफरेंस अमाउंट आपका कितना है? तो 810 माइनस 180,
630 रुपये, 630, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ए बिल रिसीवेबल ₹1550 वॉज पास्ड थ्रू बिल्स पेएबल बुक, द बिल वॉज गिवन बाय पी। अच्छा, इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री में लिखूंगा तब जाके अच्छे से पता चलेगा। तो चलो इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखते हैं। साथ ही एडजस्टमेंट है तो इधर ही आ जाएगा। अभी कहाँ पेज जा रहे हैं अपने, कंजूसी नहीं करते। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या? बिल रिसीवेबल था 1550 का, किससे? पी से। तो भाई एंट्री क्या बननी चाहिए? एंट्री बननी चाहिए बिल, अच्छा ये नंबर है आपका फोर्थ, तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिख देता हूँ। बिल रिसीवेबल अकाउंट आप जो है वो डेबिट करते, टू क्या करते? पी अकाउंट करते 1550 से, ठीक है। कर क्या दिया है आपने? वॉज पास थ्रू बिल्स पेएबल बुक, मतलब आपने एंट्री कर दी है पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब समझना, पी को मुझे 1550 से क्रेडिट करना था, लेकिन मैंने उसको डेबिट कर दिया है कितने से? 1550 से। तो अगर एक बार मैं क्रेडिट करूंगा 1550 से, मतलब मैं जीरो पे पहुंचूंगा। मुझे पी को डबल अमाउंट से जो है वो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना था 1550 से, जो नहीं किया है तो अब कर देंगे, ठीक है। बिल्स पेएबल को क्रेडिट नहीं करना था तो उसको अब डेबिट कर देंगे। तो अब आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी समझना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जो बिल्स पेएबल गलती से क्रेडिट हो गया है उसको भी डेबिट कर देंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। और टू मिस्टर पी अकाउंट जो हो जाएगा आपका डबल अमाउंट से, तो यहाँ पे 1550, यहाँ पे 1550 और यहाँ पे आ जाएगा 3100। क्लियर? सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, लीगल एक्सपेंस ₹1190 पेड टू मिसिस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। भाई अगर लीगल एक्सपेंस पे कर रहे हो तो उसकी करेक्ट एंट्री बनती क्या है? लीगल एक्सपेंस पे करने की करेक्ट एंट्री बनती है लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मिसिस नीत, सॉरी, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमने एंट्री कर क्या दी है? लीगल एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया है, और हमने जो है वो मिसिस नीतू को हमने डेबिट कर दिया है। तो नीतू अकाउंट हमने डेबिट किया है और टू कैश अकाउंट हमने कर दिया है। अब टू कैश तो सही है, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं। लीगल एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, मिसिस नीतू को डेबिट करके बैठे हैं, तो मिसिस नीतू को क्रेडिट कर देंगे, लीगल एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। लेकिन लीगल एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिसेस नीतू अकाउंट, और अमाउंट आपका है कितना? 1190, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम। ओह भाई, पहले तो अगर कैश रिसीव्ड हो रहा है राम से तो एंट्री क्या बनती है? लिखते करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये आपकी करेक्ट एंट्री बनती है। लेकिन कैश अकाउंट तो आपने डेबिट किया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। श्याम अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया है, श्याम अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कुछ भी नहीं किया है। तो
कैश अकाउंट डेबिट करना था, उसको डेबिट किया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन राम को क्रेडिट करना था, उसके बदले श्याम को डेबिट कर दिया है। तो श्याम को जो गलत डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और राम को तो क्रेडिट ही करना था तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? टू राम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट, और डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और अमाउंट आपका आएगा कितना? 1500। और ये आपका डेबिट हो जाएगा 3000 से। ठीक है, उसके बाद सेवंथ, while carrying forward the total of one page of the purchase book to the next, the amount rupees 1235 was written as 1325। भाई आपको लिखना था 1235 डेबिट, आपने लिख दिया 1325, मतलब आपने थोड़ा सा ज्यादा बता दिया। कितना ज्यादा बताया? तो 1325 माइनस 1235 अगर अपने करें तो 90 रुपीज से आपने जो है वो परचेज को ज्यादा बताया है, उतने से परचेज कम करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज कम करना है तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, डेबिट के लिए कुछ है नहीं तो क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। लेकिन सस्पेंस अकाउंट तो मैं यहां पे डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट जो है मैं परचेज को नहीं कर सकता। मैं यहां पे कौन सा अकाउंट यूज करूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा कितना? 90। क्लियर? तो इस तरह से जो आपकी रेक्टिफाइड एंट्रीज पास हो जाती है, ये वाली भी। अब हमें सस्पेंस का अमाउंट फाइंड आउट करना था, तो सस्पेंस का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए यहां पे नीचे ही जो है वो अपने सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब वन बाय वन सारे ही जो है वो ट्रांजेक्शन्स देखते जाते हैं। हमें सस्पेंस का जो है वो कोई बैलेंस इस सम में जो है वो नहीं दिया गया है, तो सस्पेंस का अगर बैलेंस नहीं दिया गया है तो हमें जो भी बैलेंस मिलेगा वही ओपनिंग बैलेंस रहेगा आपका। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग कर देते सबसे पहले पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना था? 1000, 1000। उसके बाद सेकंड में सस्पेंस नहीं है, थर्ड में सस्पेंस है, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 630। तो यहाँ पे टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 630। उसके बाद फोर्थ एंट्री में सस्पेंस नहीं है, फिफ्थ एंट्री में भी नहीं है, सिक्स्थ एंट्री में सस्पेंस है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है टू राम, टू श्याम, टू राम अकाउंट 1500, टू श्याम अकाउंट 1500। और आखिरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 90। अब ये करने के बाद आपका सस्पेंस अकाउंट का अगर बैलेंस हम देखें तो 630 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 90 माइनस 1000, 2720 आपका यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ये जो बैलेंस है ये क्या होगा? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जिसको हमने करंट ईयर में क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो आपका ये सस्पेंस अकाउंट भी बन जाता है। 3720 टोटल है आपका।
3720। क्लियर? आ जाते हैं अब जो है वो नेक्स्ट सम पे। ये सम तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सम जो हमारा है 13 तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है पिछले लेक्चर में ही, जो सेकंड स्टेज का था। अब से सारे ही क्वेश्चंस जो है वो थर्ड स्टेज के ही बचे हैं हमारे सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखोगे तो ये है पास्ट पेपर नवंबर 2020। ठीक है। मेजर्स अप्लाइड लेबोरेटरीज वेर unable to agree the trial balance as on 31st March 2020 and have raised a suspense account for the difference. Next year the following errors were discovered. ठीक है। Repairs made. अच्छा पहले रिक्वायर्ड पार्ट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव मिस्टेक। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो वन बाय वन सारी एंट्रीज देखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है। फॉर्मेट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। बोले सर इतनी देर में तो लिख लिया होता। ठीक है चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर 14। ठीक है। वन बाय वन सारी एडजस्टमेंट्स देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है? रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वेर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹12,500। अभी थोड़ी देर पहले ही देख के आए, ये तो एरर। भाई आपको रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था, लेकिन आपने कर दिया है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर्स को डेबिट करना था, नहीं किया, कर देंगे। लेकिन क्या आपने वर्ड रिपेयर्स यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट ईयर आपको ये एरर्स मिल रही है, मतलब थर्ड स्टेज के हिसाब से ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रिपेयर्स के जगह पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग जो गलत डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे टू बिल्डिंग अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा आपका कितना? 12,500। ठीक है, सिंपल। सेकंड, द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट बाय ₹1,500। भाई फ्रेट को 1,500 से डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि फ्रेट खर्चा है आपका। फ्रेट को 1,500 से डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया है। अब कर देंगे। अगर 1,500 से डेबिट करेंगे तो फ्रेट अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं वर्ड फ्रेट अकाउंट यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, और ये वन साइडेड एरर है तो उस केस में आपको क्रेडिट जो करना है वो क्या कर देना है? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है। और ये अमाउंट आपका आ जाएगा कितना? 1,500। क्लियर? ठीक है। थर्ड, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹1050 returned by customer Rani and Company had been posted to the debit of Rani and Company and also to the sales return। पहले तो अगर रानी एंड कंपनी से सेल्स रिटर्न हो रहा है, एंट्री बनती क्या है? एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप डेबिट करते हो, टू रानी एंड कंपनी करते हो, ये आपकी सही एंट्री होती है। लेकिन आपने जो है वो सेल्स रिटर्न को तो डेबिट किया है, साथ साथ में रानी एंड कंपनी को भी डेबिट कर दिया है, उसको तो क्रेडिट करना था। तो अब समझना, अगर एक बार रानी एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे तो अपने जीरो पे पहुंचेंगे। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रानी एंड कंपनी को डबल अमाउंट से जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, क्योंकि सेल्स रिटर्न सही डेबिट हुआ है, तो डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो अपने क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट यूज
कर लेंगे तो एंट्री बनेगी आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रानी एंड कंपनी अकाउंट, और ये अमाउंट आपका जो है वो 1050 इंटू 2 हो जाएगा। 1050 इंटू 2 ये हो गया आपका 2100। ठीक है, नेक्स्ट, sundry items of furniture sold for ₹30,000 had been entered in the sales book, the total of which had been posted to the sales account। भाई अगर फर्नीचर बेचते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट करना चाहिए था, फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। तो जो गलत क्रेडिट हुआ है सेल्स उसको डेबिट कर देंगे, और फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन सेल्स क्या आपने यूज कर सकते नहीं, उसके बदले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे अपने, क्रेडिट तो फर्नीचर को ही करेंगे। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट आपका है कितना, 30,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम राजा एंड कंपनी फॉर ₹20,000 had been returned by bank as dishonored and had been credited to the bank and debited to bills receivable account। पहले तो एक चीज समझना, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था राजा एंड कंपनी का, ठीक है, वो 20,000 का था, हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, मतलब आगे पहले आपने जो है वो इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया होगा, अब वो डिसऑनर्ड होके आ रहा है। जब बिल डिसऑनर्ड होके आता है तो उस केस में आप जो है वो एंट्री क्या करते हो, करेक्ट एंट्री आपकी बनती है डेटर को आप डेबिट कर देते हो, मतलब राजा एंड कंपनी को आप जो है वो क्या कर दोगे, डेबिट कर देते हो, और टू क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट हो जाता है। ये करेक्ट एंट्री बनती है आपकी। अब हुआ क्या है, तो हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक, मतलब बैंक को तो आपने सही क्रेडिट किया है, तो टू बैंक अकाउंट तो बरोबर हुआ है, लेकिन डेबिट जो आपने कर दिया है वो डेबिट किसको कर दिया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो यहां पे आपने रॉन्ग एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया है फिफ्थ वाले में। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री इसकी क्या बनेगी समझना, अब बैंक को तो क्रेडिट करना था, बैंक को क्रेडिट ही किया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। राजा एंड कंपनी को डेबिट करना था, तो राजा एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे, तो राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा कितना, 20,000। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एकदम ही इजी सम था, एग्जाम का सम था, और रिसेंटली भी अभी कोई अटेम्प्ट में ये वाला सम वापस पूछा था, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 15 जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account। अब ये चीज बहुत ही अच्छे से समझना, हमने क्या सीखा है अभी तक भी, अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को आपको डालना चाहिए किस में, सस्पेंस अकाउंट में। लेकिन मिस्टर रॉय जो है उसने रॉट ऑफ कर दिया है डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया है पिछले साल। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। ठीक है,
इतनी एरर्स आपको दी गई और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ठीक है, तो वन बाय वन जो है वो सारी एंट्रीज पास कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, यहाँ पे लिख देता हूं आंसर 15। ठीक है, अब सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, परचेज ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू द कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस अकाउंट एक आपका नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है। भाई अगर आपने स्कूटर परचेस किया है वो आपकी असेट बनती है, उसका व्हीकल बोलते हो, तो असेट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने डेबिट कर दिया किसको, कन्वेंस अकाउंट, मतलब आने जाने का खर्चा। तो अब जिसको गलत डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब कन्वेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और व्हीकल मतलब स्कूटर को जो है वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन यहां पे आप व्हीकल अकाउंट को तो जो है वो डेबिट कर दोगे, व्हीकल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट में ए करके लिख रहा हूं मैं। क्रेडिट जो है वो कन्वेंस अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, उसके बदले क्या यूज कर लेंगे अपने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये है आपका 3000 से। अब यहां पे ध्यान से समझना, आखिरी में एक लाइन लिखी गई थी। आखिरी में क्या लाइन लिखी गई थी कि मिस्टर रॉय जो है वो 10% डेप्रिसिएशन लगाते व्हीकल्स पे। अब सीधी बात है कि भी अगर आपने व्हीकल ही रिकॉर्ड नहीं किया था तो ऑब्वियस है कि भी उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। जब असेट ही नहीं थी तो डेप्रिसिएशन किसका लगाते। तो अब ये 3000 की असेट में अब बुक कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि भी डेप्रिसिएशन भी लगाना बाकी होगा, तो अब ये डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल्स अकाउंट। लेकिन डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करूंगा। यहां पे मैं लिखूंगा क्या, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका 10%, मतलब 3000 का 10%, तो ये बनता है 300। क्लियर। उसके बाद सेकंड, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। परचेज 10,000 से ज्यादा बताया है, मतलब परचेज 10,000 से ज्यादा डेबिट हुआ है। अब उसको क्रेडिट कर देंगे 10,000 से, पर परचेज वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे। क्या यूज करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट, ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2,000 वॉज एंटर्ड एज सेल्स। इसकी मैं करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखता हूं, के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा पेज छोड़ देता हूँ, यहाँ से लिखते हैं। करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी, और रॉन्ग एंट्री क्या बननी, क्या कर दी है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर है आपका थर्ड। आपने परचेस किया था मिस्टर पी से, एंट्री क्या बनती, परचेज अकाउंट आप डेबिट करते टू मिस्टर पी अकाउंट करते, लेकिन आपने इसको क्या रिकॉर्ड कर दिया, एंटर्ड एज सेल्स। तो आपने एंट्री कर दी क्या, पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री आपने कर दी है।
अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? तो परचेज को डेबिट करना चाहिए था, उसको डेबिट कर देंगे। सेल्स जो गलत क्रेडिट हो गया है उसको भी डेबिट कर देंगे। पी को क्रेडिट करना था जो डेबिट हो गया है, तो एक बार क्रेडिट करेंगे तो जीरो पे आएंगे, मतलब डबल अमाउंट से हमें पी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी समझना, यहाँ पे ना ही मैं परचेज लिख सकता हूँ ना ही मैं सेल्स लिख सकता हूँ। परचेज और सेल्स दोनों के बदले मुझे अकाउंट यूज करना पड़ेगा, कौन सा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और क्या मैं दो बार लिखूं? नहीं, एक ही बार लिखूंगा, अमाउंट डबल कर दूंगा, परचेज के भी डाल दूंगा सेल्स की भी डाल दूंगा। अमाउंट कितनी है? 2000। तो यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4000 से। टू, क्या नाम है इसका, मिस्टर पी अकाउंट 4000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। भाई अगर ए से पैसा मिला है, एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, लेकिन आपने कर क्या दिया है? कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो भाई बी को गलत क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट कर दो, ए को क्रेडिट करना चाहिए था तो उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 1000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। भाई सी से पैसा मिला था 500 रुपये। अब एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। सी को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया है? सी को हमने कर दिया है डेबिट। तो अब अगर एक बार सी को क्रेडिट करेंगे तो अपने जीरो पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दिया, जीरो हो गया। इसलिए मुझे सी को जो है वो डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट है आपका 500 इंटू 2000, और डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 1000। ठीक है। उसके बाद एक सेकंड में पानी पी लो। ₹500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance. ड्यू बाय मिस्टर क्यू, मतलब क्यू को पैसे देने हैं हमको, क्यू हमें पैसा देगा, तो क्यू हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। तो डेटर हमारा पोस्ट करना ही रह गया ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट साइड होता है उसका बैलेंस, डेबिट पोस्टिंग रह गई। तो मिस्टर क्यू को अब जो है वो मिस्टर क्यू, यहाँ पे डेटर भी लिख देता हूं मैं, अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज कर लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 500। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ए सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। भाई सेल किया था आर को, पूरा सेल्स रिकॉर्ड करना, पूरा सेल्स जो है वो रिकॉर्ड करना रह गया। तो अब एंट्री कर देंगे आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पर। क्या अपने सेल्स अकाउंट यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकते। तो अपने एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल
एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 2000। ठीक है। अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। भाई परचेज 2395 से पोस्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से 2593 से पोस्ट कर दिया। ज्यादा बता दिया है तो कम करना पड़ेगा। तो भाई कितना कम करना पड़ेगा? 2593 माइनस 2395, 198 से जो है वो आपको परचेस को कम करना पड़ेगा। परचेस को क्रेडिट करेंगे लेकिन परचेस वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या यूज करेंगे? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज कर लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 198। सिंपल। ठीक है। अब यहां पे हमने सारी एंट्रीज तो सॉल्व कर दी, बट मेन पार्ट तो अब आ रहा है कि हमें जो है वो सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और हमें जो है वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो यहां पे अभी के लिए मैं दो एंट्रीज की जगह छोड़ रहा हूं। एंट्री 9, 1 2, और ये यहां पे आ जाएगी एंट्री नंबर 10। अब ये दो जगह किस लिए छोड़ी है तो समझना, मैं दो अकाउंट बनाऊंगा। एक तो बनेगा मेरा सस्पेंस अकाउंट और दूसरा मैं बना लूंगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जितनी भी एंट्रीज हमने ऊपर सॉल्व की उन सारी एंट्रीज की पहले पोस्टिंग कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री क्या की? व्हीकल टू P&L एडजस्टमेंट 3000 और P&L एडजस्टमेंट टू व्हीकल 300। तो यहां पे टू व्हीकल 300 और यहां पे बाय व्हीकल 3000। ठीक है। उसके बाद ये एंट्री हो गई। सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 10,000, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 10,000। और यहाँ पे बाय सस्पेंस 10,000। ठीक है। उसके बाद थर्ड P&L एडजस्टमेंट टू मिस्टर P 4,000, टू मिस्टर P 4,000। उसके बाद मिस्टर B टू मिस्टर A, इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। सस्पेंस टू मिस्टर C 1,000। उसके बाद मिस्टर Q टू सस्पेंस अकाउंट 500। तो यहाँ पे बाय मिस्टर Q अकाउंट 500। ठीक है। तो मैं वो थोड़ा नीचे लिख देता, एक चीज समझा नहीं आपको। ठीक है। उसके बाद मिस्टर R टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मिस्टर R कितने से? 2000 से है। बाय कार अकाउंट 2000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 198। तो यहाँ पे टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट
198 और इसी की ही पोस्टिंग यहाँ पे बाय सस्पेंस अकाउंट 190। ठीक है, अब मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है। हमने क्या सीखा था, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी बैलेंस बचे उसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर लेते। अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 3000 प्लस 10,000 प्लस 2000 प्लस 198, तो ये टोटल आपका आया 15198। इसमें से 4000 गया और 300 गया, तो इधर आपका डिफरेंस आया 10898। ये आपका डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस को जो है वो अपने कहां पे ट्रांसफर करते हैं, इस डिफरेंस को अपने ट्रांसफर करते टू कैपिटल अकाउंट, जो मिस्टर रॉय का अकाउंट है। ठीक है, तो एक तो एंट्री अपने ये ऊपर कर देते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10898 10898। अच्छा, अगर इसका मैं इंटरप्रिटेशन देखूं तो इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आता है कि भी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट साइड क्लोजिंग आ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट है आपका। नेट प्रॉफिट भी जो है वो इस साइड डेबिट साइड ही आता है। तो 10,898 का जो है वो 98 का हमारा प्रॉफिट आ गया है और उसको हमने जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट पे मेन बात रुकी हुई है। सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो यहां पे स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि पिछले साल जब आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया, जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, तब आपने डिफरेंस को सस्पेंस में नहीं डाला और उस डिफरेंस को आपने डाल दिया कहां पे, आपने डाल दिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर मैंने पिछले साल सही तरह से सस्पेंस को डाला होता तो अभी मेरा सस्पेंस का इधर में अगर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो 10,000 प्लस 1000 प्लस 198 माइनस 500 10698, यहां पे 10698 बैलेंस आ रहा है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने पिछले साल सस्पेंस अकाउंट को सही बताया होता, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया और उस डिफरेंस को मैंने जो है वो सस्पेंस अकाउंट में 10,698 डाल दिया होता, तो अभी मेरा ये 10,698 ओपनिंग बैलेंस होता सस्पेंस अकाउंट का, बरोबर। अच्छा, अगर क्रेडिट साइड आपका ओपनिंग बैलेंस है, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम 10,698 इस साइड डिफरेंस आया होगा पिछले साल। अब इसको डालना चाहिए था आपको सस्पेंस अकाउंट में, लेकिन आपने डाल दिया किस में, पीएनएल अकाउंट में डाल दिया आपने। ये गलती हो गई पिछले साल। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, ये पीएनएल अकाउंट जो है ये अल्टीमेटली कहां पे जाके क्लोज होता है, पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज होता है आपका कैपिटल अकाउंट में जाके। अब अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ये 10,698 का क्रेडिट बैलेंस है, उसे मुझे क्लोज करना है कैपिटल में ट्रांसफर करके, तो मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी, एंट्री मेरी बनेगी पीएनएल अकाउंट मेरा डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट होगा 10,698। तो अगर मैं इस एंट्री का इंटरप्रिटेशन निकालूं तो ये मेरा प्रॉफिट कुछ आ गया ऐसा मैंने मान लिया, क्योंकि अगर पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट माना जाता है। तो मेरा कुछ प्रॉफिट आ गया था, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। इस वजह से पिछले साल कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट आपका 10,698 से ज्यादा दिख रहा था।
तो अगर कैपिटल अकाउंट जो है वो एक्सेस दिख रहा है, कितने से एक्सेस दिख रहा है? 10,698 से एक्सेस दिख रहा है, पिछले साल की गलती की वजह से। लॉजिक मैंने बता दिया, क्या लॉजिक था? सस्पेंस अकाउंट यहां पे लिखना चाहिए था, लेकिन आपने क्या लिख दिया? पीएनएल अकाउंट लिख दिया। पीएनएल अकाउंट कहां पे क्लोज हो गया? पीएनएल अकाउंट क्लोज हो गया कैपिटल अकाउंट में। तो अब इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट ज्यादा दिख रहा है। अब ये गलती को हमें करंट ईयर में जो है वो क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। तो इधर अभी मेरे को क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का नहीं दिया गया है, बट ये मेरा ओपनिंग बैलेंस होता जो पिछले साल मैंने जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम फाइंड आउट किया था। तो पिछले साल का कैपिटल अगर जो है वो आपका एक्सेस दिख रहा है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर वो ज्यादा दिख गया है तो उसको कम करना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहां पे जो है वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखूंगा। इधर मैं क्या लिखूंगा? इधर मैं लिखूंगा बाय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पिछले साल कैपिटल क्रेडिट ज्यादा हो गया था, इस साल मैंने कैपिटल को डेबिट करके उसको सही कर दिया, क्योंकि वो सस्पेंस की अमाउंट थी, कैपिटल की अमाउंट नहीं थी। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर जो भी आया उसको मैं कहां पे डाल दूंगा? कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। तो इसमें मेरी आखिरी एंट्री जो है वो क्या बन जाती है? कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 10,698। तो इस तरह से आपका सस्पेंस अकाउंट भी जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यही मेन एडजस्टमेंट था कि भाई आपने पिछले साल पीएनएल अकाउंट में आपने सस्पेंस का बैलेंस डाल दिया था, इसलिए कैपिटल बढ़ के दिख रहा था। वो आपने करंट ईयर में कैपिटल को कम करके मतलब डेबिट करके सही कर दिया। बाकी और कोई भी सम में हमारा सस्पेंस अकाउंट का अगर बैलेंस बचता था तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते थे या ब्रॉट डाउन करते थे। पर्टिकुलरली सिर्फ इसी सम में हमने जो है वो ये कैपिटल अकाउंट में डाला है। और उसका रीजन क्या? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि भी पिछले साल का सस्पेंस अकाउंट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बदले पीएनएल अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से चीज क्लियर हो गई होगी और कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी सम्स में कैपिटल अकाउंट में आप सस्पेंस अकाउंट को नहीं डालोगे। जब ये इंफॉर्मेशन इस तरह से दी गई होगी तभी आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो आज के लिए जो है वो अपने यहाँ पे ही लेक्चर को जो है वो क्लोज करते। बाकी के कुछ सम्स 3-4 सम्स और बाकी है थर्ड स्टेज के हिसाब से, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपना रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।